नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है वचन का धनी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नौबतपुर राज्य का राजा चितरंजन प्रजावत्सल न्यायप्रिय एवं दयालु राजा था। उसके राज्य में हर कोई सुखी था। एक बार हस्तरेखा विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य कोलानंद राजमहल में पधारे। ज्योतिषाचार्य कोलानंद जी, आप हमारा एवं हमारे परिवार के सभी सदस्यों का हाथ देखकर सभी का भविष्य फल बताइए। जो आज्ञा राजन। तब राजा चितरंजन ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहां बुलवाया। सबसे पहले ज्योतिषाचार्य कोलानंद ने राजा चितरंजन का हाथ देखा। तत्पश्चात उसने राज परिवार के अन्य सदस्यों के हाथ देखे। अंत में उसने राजा चितरंजन के छोटे भाई जयरंजन के पुत्र विजय रंजन का हाथ देखा। ओह! विजय रंजन के हाथ की रेखाएं देखकर ज्योतिषाचार्य कोलानंद चौंक पड़े। ये देखकर राजा चितरंजन ने ज्योतिषाचार्य कोलानंद से कहा, क्या बात है ज्योतिषाचार्य जी, विजय रंजन के हाथ की रेखाएं देखकर आप चौंक क्यों पड़े? विजय रंजन की हस्तरेखाओं में ऐसा क्या आपने देख लिया? राजन, विजय रंजन की हस्तरेखाओं को देखकर मैं क्यों चौंका हूँ ये मैं आपको एकांत में बताऊंगा। तब चितरंजन के कहने पर राज परिवार के सभी सदस्य कक्ष से बाहर चले गए। अब बताइए ज्योतिषाचार्य जी, आप क्या बताना चाहते हैं? राजन, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, परंतु कहनी अवश्य पड़ेगी। मेरी मानो तो विजय रंजन को इसी समय देश निकाला दे दीजिए। ज्योतिषाचार्य, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, अतः मैं जो कह रहा हूँ वही कीजिए। इसी में आपकी और आपके कुल की भलाई है। वो कैसे? तो सुनिए राजन, विजय रंजन के नक्षत्र बहुत बलशाली और कुल नाशक हैं। यदि आपने उसे समय रहते नौबतपुर राज्य से बाहर ना निकाला तो आज से ठीक 15 दिन पश्चात आपके राजकीय परिवार पर विपत्तियों के बादल छा जाएंगे। ओह, क्या सचमुच? हाँ राजन, विजय रंजन की हस्तरेखाएं स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर रही है। ये तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई है ज्योतिषाचार्य, लेकिन 5 वर्ष के अबोध बालक को मैं भला देश निकाला कैसे दे सकता हूँ? राजन, ये सोचना आपका कार्य है। मेरा फर्ज तो आपको आने वाले संकट के बारे में बताना था। अब मैं चलता हूँ। चितरंजन को दुविधा में डाल कोलानंद चला गया। उस रात जब चितरंजन अपने शयन कक्ष में सैया पर लेटा हुआ था, क्या मुझे विजय रंजन को देश निकाला दे देना चाहिए? क्या ये उचित रहेगा? चितरंजन जहां पो में पड़ गया। प्रजा के लिए मैं प्रजावत्सल न्यायप्रिय एवं दयालु राजा हूँ। यदि मैं विजय रंजन को देश निकाला देता हूँ तो मैं प्रजा की नज़रों में गिर जाऊंगा। बहुत सोच विचार करने के पश्चात वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा, कुछ भी हो, मैं अबोध विजय रंजन को देश निकाला नहीं दूंगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर चितरंजन आंख मूंद कर चैन की नींद सो गया। इस घटना के 16वें दिन, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सेवक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, महारानी केतकी, युवराज सिल रंजन, आपके छोटे भाई जय रंजन की पत्नी सुहासिनी सभी के सभी बिहाग झील में नौका विहार करते हुए डूब गए। ओह मेरे भगवान, ये तूने क्या किया? चितरंजन का हृदय दुख से कर्रा उठा। तुरंत ही झील में जाल डालकर शवों की खोज की गई। अथक खोजबीन के पश्चात झील में से शव को निकाला गया। राजा चितरंजन और जयरंजन अपने परिवार का ये दुखद अंत देखकर अत्यंत दुखी थे। तभी क्या हुआ जयरंजन? पल भर में ही जयरंजन का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वो दोनों हाथों से अपनी छाती दबाकर कर्राता हुआ बोला, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे दिल को मेरे शरीर से खींचकर बाहर निकाल रहा हो। जयरंजन मेरे भाई, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवैद्य को बुलवाता हूँ। भैया, राजवैद्य को बुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगता है मेरा भी अंतिम समय आ गया है। ऐसा न कहो जयरंजन, दुख की इस घड़ी में तुम तो मेरा साथ न छोड़ो।
भैया, मौत मेरे सामने खड़ी है। मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो जयरंजन, मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं उस बात को पूरी करूँगा। भैया, मेरे बाद विजय रंजन को पिता के प्यार की कमी ना महसूस होने देना, इसे अपने पुत्र की भांति ही पालना, इसकी रक्षा करना। जय रंजन, ये भी कोई कहने की बात है? विजय रंजन के सिवाय अब मेरा इस दुनिया में कौन है? विश्वास रखो, मैं विजय रंजन को पुत्र के समान ही पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद विजय रंजन ही इस देश का राजा होगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं अपने प्राणों पर भी खेलकर विजय रंजन के जीवन की रक्षा करूंगा। आह, भैया, अब मैं चैन की मौत मर सकूंगा, कहकर जयरंजन ने आंखें मूंद ली। अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। ये देखकर जयरंजन, तुम भी मेरा साथ छोड़ गए। ज्योतिषाचार्य कुलानंद की भविष्यवाणी के अनुसार सचमुच ही मेरा परिवार क्षण भर में तहस नहस हो गया। तत्पश्चात बड़े दुखद वातावरण में चितरंजन के परिवार के सदस्यों की चिता जली। चितरंजन इस घटना के बाद गुमसुम सा रहने लगा। चितरंजन अब जब भी विजय रंजन को देखता तो सोचता, बड़ा मनहूस बालक है ये, इसी के कारण हमारा परिवार नष्ट हुआ है। अगले ही पल वो सोचता, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं जयरंजन को वचन दे चुका हूँ कि विजय रंजन को मैं स्नेहपूर्वक पालूंगा। मैं अपना वचन भंग नहीं होने दूंगा। अतः वो विजय रंजन का लालन पालन उचित प्रकार की देखरेख में करने लगा। शीघ्र ही विजय रंजन के बाल सुलभ कार्यों ने चितरंजन का कठोर हृदय पिघला दिया। अब वो विजय रंजन को बहुत प्यार करने लगा था। विजय रंजन भी अब चितरंजन को अपना पिता मानने लगा था। वो प्रतिदिन उसके चरण स्पर्श करता। प्रणाम पिताजी महाराज, युग युग जियो विजय रंजन। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे 20 वर्ष बीत गए। विजय रंजन अब पूर्ण युवक बन चुका था। कैसा सुदर्शन युवक बन गया है विजय रंजन। 20 वर्ष पश्चात ज्योतिषाचार्य कुलानंद एक बार फिर नौबतपुर पधारे। जब उन्हें चितरंजन से उसके परिवार के बारे में पता चला तो, राजन, आपने 20 वर्ष पूर्व कहीं मेरी बात नहीं मानी और अपने परिवार का सर्वनाश कर लिया। ज्योतिषाचार्य जी, होनी बड़ी बलवान होती है, उसे ना आप रोक सकते हैं और ना मैं। सुनकर कुलानंद ने ठंडी सांस ली। तत्पश्चात, अच्छा राजन, जो हुआ सो हुआ। लाइए पुनः आपकी हस्तरेखाएं देखूं अब आपकी हस्तरेखाएं क्या कहती है। ज्योतिषाचार्य जी, अब मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहेंगी? वे तो 20 वर्ष पूर्व भी अपना कमाल दिखा चुकी हैं। अनिच्छा से चितरंजन ने अपना दायां हाथ कुलानंद की ओर बढ़ा दिया। तब कुलानंद बड़े ध्यान से चितरंजन के हाथ की रेखाएं देखने लगा। चितरंजन के हाथ की रेखाएं देखकर कुलानंद बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये देखकर, क्या हुआ ज्योतिषाचार्य जी? क्या मेरी हस्तरेखाएं एक बार फिर किसी अशुभ घटना की सूचना दे रही है? हाँ राजन, और ये घटना भी विजय रंजन के कारण ही आपके जीवन में घटेगी। वो अशुभ घटना क्या है ज्योतिषाचार्य जी? राजन, विस्तार से तो मैं आपको इस बारे में ना बता पाऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि शीघ्र ही विजय रंजन आपके खिलाफ बगावत करने वाला है। यह आप क्या कह रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी? विजय रंजन तो हमसे बहुत स्नेह करता है, वो भला हमारे खिलाफ बगावत क्यों करेगा? राजन, विजय रंजन आपसे कितना भी स्नेह क्यों ना करता हो, लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटने वाली है जिससे प्रभावित होकर विजय रंजन आपके विरुद्ध हो जाएगा। तब वो आपको राजगद्दी से उतारकर कैद खाने में डाल देगा। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? निसंदेह राजन। चितरंजन परेशान हो उठा। उसे परेशान देखकर, राजन, मेरी राय मानो तो इस मुसीबत से बचने के लिए एक काम करो। क्या? राजन, 20 वर्ष पूर्व आपने मेरी बात नहीं मानी थी, उसे आज मान लो। आपके कहने का मतलब है कि हम विजय रंजन को देश निकाला दे दें? हाँ राजन, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर आप विजय रंजन को देश निकाला दे देंगे तो आप पर कोई भी आंच नहीं आएगी। ज्योतिषाचार्य जी, शायद आप नहीं जानते हैं कि वचन की आन क्या होती है। हम अपने मरते हुए भाई को वचन दे चुके हैं कि हम विजय रंजन को अपने बेटे की तरह पालेंगे पोसेंगे। अपने वचन को तोड़कर विजय रंजन को देश निकाला दे दें,
नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। राजन, आप बहुत हठी हैं। आपके हट के कारण ही शीघ्र ही आपके बुरे दिन आने वाले हैं। कोई बात नहीं ज्योतिषाचार्य जी, मैं उन बुरे दिनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। इस घटना के 10वें दिन, पिताजी महाराज, मैं वन में आखेट करने जाना चाहता हूँ। युवराज, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जाओ, हमारी ओर से तुम्हें आखेट पर जाने की आज्ञा है। चितरंजन से आज्ञा ले विजय रंजन आखेट करने वन की ओर चल दिया। जैसे ही वो वन में पहुंचा, आहा, कितना सुंदर हिरन है, मुझे इसका शिकार करना चाहिए। उसने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया। अब आगे आगे कुलाचे मारता हिरन था, पीछे पीछे विजय रंजन। शीघ्र ही हिरन कुलाचे मारता हुआ झाड़ियों में घुस गया। विजय रंजन भी झाड़ियों को पार कर दूसरी ओर पहुंचा। हिरन तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चला गया वो? तभी उसकी दृष्टि एक ओर पड़ी। कोई साधु नदी में से जल भर रहा है, मुझे उसके पास चलकर हिरन के बारे में पूछना चाहिए। क्या पता इस साधु ने हिरन को देखा हो। विजय रंजन घोड़े से उतरकर उस साधु की ओर चल पड़ा। निकट पहुंचकर, ए साधु, क्या तुमने इस ओर से किसी हिरन को जाते हुए देखा है? साधु ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे उस हिरन के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ। युवक, क्या एक निर्दयी जानवर को अपने शौक के लिए मारना उचित है? साधु की बात सुनकर विजय रंजन की त्योरियां चढ़ गई। साधु, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं नौबतपुर का युवराज विजय रंजन हूँ। जल्दी से मुझे उस हिरन के विषय में बता दो। युवराज, मेरी बात मान जाओ, उस बेजुबान हिरन का पीछा करना छोड़ दो। शिकार के अलावा मन बहलाव के भी और साधन है। इस दुनिया में उन साधनों से अपना मन बहलाओ। हिरन को मारकर उसकी हत्या का पाप अपने सिर ना लो। मूर्ख साधु, बहुत वचाल हो तुम। लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी घृष्टता का मजा चखाना ही पड़ेगा। सुनकर साधु हंसा। युवराज, तुम किस प्रकार मुझे मेरी घृष्टता का मजा चखाओगे, जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, अभी दिखाता हूँ। अगले ही पल तड़ाक! ओह युवराज, बहुत गुमान है तुम्हें अपने ऊपर। भरे दरबार में तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी इस घृष्टता का दंड ना दिलवाया तो मेरा नाम भी कृपाचार्य नहीं। लगता है थप्पड़ खाकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है, मूर्ख साधु। युवराज, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। साधु ने क्रोध भरी दृष्टि विजय रंजन पर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इस साधु ने तो शिकार का सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर विजय रंजन बिना शिकार खेले उसी समय नौबतपुर की ओर वापस चल दिया। जैसे वो नौबतपुर में अपने महल के बाहर पहुंचा, युवराज, महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलवाया है। महाराज ने मुझे इस समय दरबार में बुलवाया है, लेकिन क्यों? कारण तो मुझे भी नहीं पता महाराज। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं वस्त्र बदलकर शीघ्र ही दरबार में पहुंचता हूँ। सेवक को ये आदेश दे विजय रंजन अपने वस्त्र बदलने अपने महल में चला गया। वस्त्र बदलकर वो तुरंत ही दरबार में पहुंचा। अरे, ये तो वही साधु है जिसको मैंने वन में थप्पड़ मारा था। तो क्या ये साधु वास्तव में ही पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आया है? विजय रंजन राजा चितरंजन के सम्मुख जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलवाया है? विजय रंजन, ये साधु तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच ही तुमने इनको थप्पड़ मारा है? सुनकर विजय रंजन सकपकाया। जी पिताजी महाराज, मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा था। लेकिन क्यों? चितरंजन की भ्रिकिटी तन गई। पिताजी महाराज, इस साधु ने मुझे हिरन का शिकार करने से रोका था और मुझसे उदंडता से पेश आया था, इसलिए ही मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा था। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उदंडता है? क्या किसी निर्दयी जानवर के बचाव में बोलना उदंडता है? विजय रंजन से चितरंजन के प्रश्नों का उत्तर देते ना बना। ये देखकर चितरंजन ने उससे पूछा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य साधु का अपमान किया है, इसलिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय भरे दरबार में इस साधु से अपने कृत्य की क्षमा मांगो। पिताजी महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज, इस साधु को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है। तुम्हें इस साधु से क्षमा मांगनी ही होगी। पिताजी महाराज का आदेश तो टाला नहीं जा सकता, अब तो इस साधु से क्षमा मांगनी ही होगी। मन ही मन क्रोध में कांपते हुए विजय रंजन ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, साधु महाराज, सचमुच मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दो। युवराज, मैंने वन में तुमसे जो कहा था वो करके दिखा दिया है, अब मेरे दिल को चैन मिला है। विजय रंजन पर विजयी दृष्टि डालकर साधु दरबार से निकल गया। विजय रंजन भी क्रोध से बलखाता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंचा। आज भरे दरबार में पिताजी महाराज ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधारण साधु से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। वो ये सब सोच रहा था कि तभी एक सेवक ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। युवराज, प्रधानमंत्री सर्वजीत आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। सुनकर वो चौंक पड़ा। प्रधानमंत्री सर्वजीत इस समय मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या कारण हो सकता है? वो सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर उसने सेवक को आदेश दिया, जाओ प्रधानमंत्री जी को आदर सहित हमारे कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा युवराज, कहकर सेवक कक्ष से निकल गया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री सर्वजीत विजय रंजन के कक्ष में थे। आइए प्रधानमंत्री जी, बैठिए। बैठने के पश्चात, अब बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इस समय मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? युवराज, इस समय मैं आपके पास केवल खेद प्रकट करने आया हूँ। खेद? किस बात का खेद प्रधानमंत्री जी? युवराज, आज भरे दरबार में महाराज ने जिस प्रकार आपका अपमान किया था उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करने आया हूँ। एक साधु से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने ठीक नहीं किया युवराज। प्रधानमंत्री जी, हमें उस घटना की याद ना दिलाइए। जैसे भी हो, हम उस घटना को भूल जाना चाहते हैं। ठीक है युवराज, यदि ऐसी बात है तो अब इस विषय में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन महाराज ने आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि सगा सगा होता है और सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। यदि आप महाराज के सगे बेटे होते तो महाराज कभी भी आपके साथ अन्याय ना करते। प्रधानमंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? बेशक मैं महाराज का सगा बेटा नहीं हूँ, फिर भी महाराज मुझे सगे बेटे से भी ज़्यादा स्नेह करते हैं। बस बस युवराज, ज़्यादा बड़ाई ना कीजिए। महाराज की देख लिया आज तुम्हारे प्रति उनका स्नेह। युवराज, यदि तुम चाहो तो अपने इस अपमान का बदला ले सकते हो। वो कैसे प्रधानमंत्री जी? महाराज के खिलाफ बगावत करके। ये क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं महाराज के खिलाफ बगावत करूं? लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक तो तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे, दूसरे तुम आसानी से नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बन जाओगे। प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी एक न एक दिन तो मुझे ही मिलने वाली है, फिर मैं उसे बगावत करके क्यों हासिल करूं? युवराज, बहुत भोले हैं आप। जरा ये तो सोचो, जब महाराज अकारण ही भरे दरबार में आपका इस प्रकार अपमान कर सकते हैं तो वे समय आने पर आपके स्थान पर किसी दूसरे को भी राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी बात हमें जच रही है, बताइए हमें क्या करना होगा? युवराज, महल के समस्त सेवकों एवं सैनिकों को तो मैं अपने साथ मिला चुका हूँ, बस आपके हाँ कहने की देर थी। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगा। सारी योजना समझाने के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने अच्छी बनाई है, तो चलिए युवराज, इसी समय चलकर योजना को कार्यान्वित करते हैं। तब ये दोनों चितरंजन के महल की ओर चल दिए। फिर जब वे चितरंजन के कक्ष में पहुंचे तो रात हो चली थी और चितरंजन सैया पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। विजय रंजन और प्रधानमंत्री सर्वजीत दोनों एक साथ। चितरंजन चौंक कर सैया पर उठ बैठा। सर्वजीत और विजय रंजन सैया के पास पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आज आप मेरा अपमान करके चैन की नींद सोने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? युवराज, तुम्हारे कथन से अभद्रता टपक रही है। तुम इतने उदंड कब से हो गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि पिताजी से किस प्रकार बात की जाती है? पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है। विजय रंजन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज।
कान खोल कर सुन लो, आपने बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज से इस राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। प्रधानमंत्री जी, लगता है विजय रंजन का दिमाग फिर गया है, तभी ये इस प्रकार की अनर्गल बातें बक रहा है। सुनकर प्रधानमंत्री हंस पड़ा। महाराज, दिमाग युवराज का नहीं अपितु आपका फिर गया लगता है, तभी तो आप जानकर भी वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं। युवराज जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। ओह, तो तुम भी विजय रंजन के साथ मिले हुए हो प्रधानमंत्री जी। मैं अभी तुम दोनों का इंतजाम किए देता हूँ। क्रोध में कांपते हुए विजय चितरंजन ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, अरे कोई है? तुरंत ही 4 सैनिक कक्ष में आए। चितरंजन ने उन्हें आदेश दिया, इन दुष्टों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। आदेश पाकर भी सैनिक चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? चितरंजन, अब ये तुम्हारे नहीं अपितु हमारे सैनिक हैं, अब ये हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चितरंजन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा है तो अभी सबूत भी दिए देता हूँ। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर चितरंजन को पकड़ लिया और उसे खींचकर कक्ष से बाहर ले जाने लगे। विजय रंजन, तू भी इस दुष्ट सर्वजीत के साथ मिल गया है। याद रख, एक दिन तुझे अपने इस कृत्य पर पछताना पड़ेगा। वो दिन आने तो दो महाराज। चितरंजन विजय रंजन की बात का कुछ जवाब देता, इससे पहले ही सैनिक उसे कक्ष से बाहर ले गए। तत्पश्चात, युवराज, आज से आप हमारे नए महाराज हैं। इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, इसका तो मुझे गुमान भी ना था। विजय रंजन के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खींच गई। ये देखकर, युवराज, तमाम सैनिकों और सेवकों को तो हमने अपनी ओर मिला लिया है। अब नौबतपुर की प्रजा को अपने विश्वास में और लेना है। तत्पश्चात शीघ्र ही आपको नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री सर्वजीत ने दरबार में घोषणा की। बड़े दुख के साथ घोषणा की जाती है कि कल रात से महाराज चितरंजन का कोई अता पता नहीं है। सुबह होने पर जब सेवक उनके शयन कक्ष में गए तो शयन कक्ष रिक्त पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना कहे कहाँ चले गए हैं। हम उनकी खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। ये घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा। इधर कारागार में कैद चितरंजन सोच रहा था, जब विजय रंजन और सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा ही दिया है तो वो मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले कि वे दोनों अपनी चाल में सफल हो जाएं, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। चितरंजन महल के सभी गुप्त रास्तों से परिचित था। वो उठा और उसने कारागार की एक दीवार पर 5 मुक्के मारे और अगले ही पल एक रास्ता खुल गया। चितरंजन उस गुप्त द्वार में प्रविष्ट हो गया। तत्पश्चात उसने पुनः दीवार पर 5 मुक्के मारे। 5 मुक्के मारकर रास्ते का द्वार बंद कर दिया। अब चितरंजन शीघ्रता से गुप्त रास्ते में आगे की ओर बढ़ चला। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस प्रकार चोरों की भांति नौबतपुर से जान बचाकर भागना होगा। कुछ देर बाद ही वो गुप्त रास्ते से होता हुआ नगर से बाहर एक वन में जा निकला। इधर कारागार के रखवाले सैनिकों ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी, प्रधानमंत्री जी, महाराज चितरंजन कारागार के कक्ष से गायब हो गए हैं। क्या? हम ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ओह, लगता है चितरंजन किसी गुप्त रास्ते से निकल भागा है। वो सोचने लगा, चितरंजन भाग गया तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी बनाई पूर्व योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इस घटना के 10वें दिन सर्वजीत अपनी पत्नी चारुलता से बोला, चारू, मैं कल विजय रंजन को नौबतपुर का राजा घोषित करने वाला हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप विजय रंजन को नौबतपुर का राजा घोषित करने वाले हैं? लेकिन आप तो स्वयं नौबतपुर के राजा बनने की बात कर रहे थे, फिर अचानक ये परिवर्तन क्यों? चारू, बहुत भोली हो तुम। सियासत की बातों को भला तुम क्या जानो? देखना कल भरे दरबार में मैं क्या चाल चलने वाला हूँ।
इधर वन में अकस्मात चितरंजन की भेंट ज्योतिषाचार्य कुलानंद से हुई। महाराज, आप इस हालत में इस वन में? हाँ ज्योतिषाचार्य जी, आपकी भविष्यवाणी इस बार भी सत्य हो गई। मैं कुछ समझा नहीं राजन। तब चितरंजन ने विजय रंजन एवं सर्वजीत के षड्यंत्र के बारे में कुलानंद को बताया। सारी बात जानकर, ये तो आपके साथ विजय रंजन ने अच्छा नहीं किया राजन। यदि आप चाहें तो मैं विजय रंजन को इस कृत्य का मजा मजा चखा सकता हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक ऐसा मारक मंत्र है जिसका 100 बार जाप करने से आदमी अपने किसी भी शत्रु से दूर बैठे ही उसके प्राण ले सकता है। आप उस मंत्र का जाप करके विजय रंजन को मार सकते हैं। नहीं ज्योतिषाचार्य जी, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने विजय रंजन के पिता को वचन दिया हुआ है कि मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी विजय रंजन की जीवन की रक्षा करूंगा। तब तुम ही बताओ, मैं अपना दिया वचन भंग करके विजय रंजन का अहित कैसे कर सकता हूँ ज्योतिषाचार्य जी? राजन, मैं तो आपको केवल समझा ही सकता हूँ। समझना ना समझना आपका काम है। कुलानंद उठा और शीघ्र ही वहां से चल दिया। तब चितरंजन भी आगे की ओर बढ़ गया। इधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के एक आदमी को अपने महल में बुलवाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी भी आदमी की लिखाई की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चितरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी, बताइए मुझे क्या लिखना है। ठीक है, लिखो। देशमुख ने तुरंत ही लिखना प्रारंभ कर दिया। मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि सर्वजीत जो बोलता गया, देशमुख वही वही पत्र में लिखता चला गया। पत्र लिखने के पश्चात, लो देशमुख, ये तुम्हारा पुरस्कार है। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे कोई पत्र लिखवाया था। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा प्रधानमंत्री जी। अगले दिन प्रातः दरबार में, प्रजाजनों, हमने गुप्तचरों के द्वारा चारों ओर महाराज की खोज करवाई, लेकिन महाराज का कहीं भी पता नहीं लगा। राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिनों से खाली पड़ा है। यदि आप लोगों की सहमति हो तो युवराज विजय रंजन को नौबतपुर का नया राजा घोषित किया जाए। सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विजय रंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तब मैं युवराज विजय रंजन को राजमुकुट पहनाता हूँ। प्रधानमंत्री थाल में रखे मुकुट की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उस थाल में रखे मुकुट को उठाता, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ और महाराज चितरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लेकर आए हो, लेकिन महाराज कहाँ हैं? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ हैं। लाओ, ये पत्र हमें दो। मंगलदास ने आगे बढ़कर वो पत्र प्रधानमंत्री को दे दिया। सर्वजीत ऊंची आवाज में उस पत्र को पढ़ने लगा। मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भक्त प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा था, लेकिन हम जान बचाकर उसकी कैद से भाग आए हैं। अब हमें राज सुख से विरक्ति हो गई है, सो हम तपस्या करते हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चितरंजन। विजय रंजन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। राजा बना नहीं कि महाराज चितरंजन का ये पत्र आ पहुंचा। अब मेरी खैर नहीं। इधर दरबारी क्रोध से भड़क उठे थे, तो विजय रंजन के कारण ही महाराज राज्य छोड़कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। सर्वजीत ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दो। आदेश पर सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़ चले। ये देखकर प्रधानमंत्री जी, इन सैनिकों को देखो। चुप रहो दुष्ट। अच्छा हुआ समय पर महाराज का पत्र मिल गया, वरना हम तो तुम्हें ही राजा बनाने चले थे। जरूर इसमें सर्वजीत की कोई चाल है। मैं इस धूर्त के जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मेरा बचना मुश्किल है। शीघ्र ही सैनिकों ने आगे बढ़कर विजय रंजन को पकड़ लिया। ले जाओ इस विश्वासघाती को हमारी नज़रों के सामने से। सैनिक तुरंत ही विजय रंजन को पकड़ कर ले गए और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वाह री किस्मत, राजा बनाते बनाते कैदी बना दिया।
इधर दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चितरंजन के आदेश को हम स्वीकार करते हैं। उसी समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। आज मेरी योजना सफल हुई। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या पापड़ बेले हैं। उसी शाम सर्वजीत खुशी से झूमता हुआ कारागार में विजय रंजन के पास पहुंचा। देखो विजय रंजन, राजा बनकर मैं कैसे लगता हूँ। सर्वजीत, तूने मेरे साथ बहुत घिनौनी चाल खेली है। तूने जो चाहा वो तुझे मिल गया है। अब मेरी तुझसे एक ही प्रार्थना है कि तू मुझे मार दे। मैं जीवित रहकर कैदी बनकर मानसिक यंत्रणा नहीं सह सकता। मैं जीवित रहूंगा तो हर पल मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात के लिए कचोटती रहेगी कि तुझ जैसे सपोले के कहने में आकर मैंने अपने देवता तुल्य पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मार दे सर्वजीत, मुझे मार दे। सुनकर सर्वजीत ठठाकर हंस पड़ा। विजय रंजन, तू क्या समझता है कि मैं तुझे इतनी जल्दी मर जाने दूंगा? नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं, ऐसा ना कर सर्वजीत, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सर्वजीत ने विजय रंजन की एक ना सुनी और अट्ठास करता हुआ वहाँ से चला गया। इस घटना को घटे हुए कई माह बीत गए। इधर चितरंजन वन वन भटकता हुआ कंदमूल खाता हुआ अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन जब वो इसी प्रकार वन में भटक रहा था, राजन, आप जीत गए। आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कौन हैं आप? किस परीक्षा की बात कर रहे हैं आप? राजन, मैं देवराज इंद्र हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके साथ ये नाटक खेला था। नाटक? कैसा नाटक? राजन, 20 वर्ष पूर्व हमारे देवताओं से इस विषय में बहस छिड़ गई थी कि पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा सत्यवादी एवं वचन का धनी कौन राजा है। तब एक स्वर में देवताओं ने तुम्हारा नाम लिया था। तब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम ज्योतिषाचार्य कुलानंद के वेश में बार बार तुम्हारे पास आए और तुम्हें तुम्हारे वचन से डिंगाने का बार बार प्रयत्न किया, लेकिन हर बार पर अपने प्रयत्न में असफल रहे। इसलिए आज हम तुम्हारे सामने निसंकोच अपनी हार मानते हुए तुम्हें वचन का धनी मानते हैं। तो ये सब आपका किया धरा था देवराज, लेकिन आपके इस खेल ने मेरे प्रियजनों को मुझसे छीन लिया। राजन, उनका शोक ना करें, उनका अंत विधाता ने इसी प्रकार लिखा था। अब आप नौबतपुर जाकर अपना राजकाज संभालिए और युवराज विजय रंजन को कैद से छुड़वाइए। विजय रंजन कैद में है, लेकिन उसे कैद किसने किया है? दुष्ट सर्वजीत नौबतपुर का राजा बन बैठा है राजन, और उसी ने विजय रंजन को कैद किया हुआ है। ओह, ये तो विजय रंजन के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं अकेला उसे सर्वजीत की कैद से कैसे छुड़ा सकता हूँ? देवराज, अब बाजी मेरे नहीं सर्वजीत के हाथों में है। देवराज, इसकी तुम फिक्र ना करो राजन, बाजी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम बस एक पल के लिए अपने आंखें मूंद लो। इंद्र का आदेश पाकर चितरंजन ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, ये तो मैं अपने दरबार में ही खड़ा हुआ हूँ। उसे दरबार में खड़ा देख सर्वजीत चिल्लाकर बोला, ए भिखमंगे, कौन हो तुम? अगले ही पल देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। धूर्त सर्वजीत, जिन्हें तू भिखमंगा कह रहा है, वे इस देश के राजा चितरंजन हैं। क्या ये चितरंजन हैं? हाँ, अच्छी तरह से आंखें खोलकर देख लो सर्वजीत। सर्वजीत हक्का बक्का सा चितरंजन की ओर देखने लगा। तब इंद्र ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं इंद्र हूँ। राजा चितरंजन ने ऐसा कोई भी पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजीत को राजा बनने की घोषणा की गई हो। वो सर्वजीत की ही एक चाल थी, कहकर इंद्र ने सारी बात विस्तार पूर्वक लोगों को समझाई। इंद्र से सारी बात जानकर, ओह, सर्वजीत ने ऐसा किया, हम सर्वजीत को नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल, सर्वजीत, तूने हमारे प्रिय राजा के साथ ऐसा विश्वासघात किया, तेरी यही सजा है। कुछ लोग दौड़कर सर्वजीत को पीटने में जुट गए। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। धड़ाक धड़ाक सर्वजीत शीघ्र ही घातक वारों से बेदम होकर गिर पड़ा। तत्पश्चात, राजन, बुरे को उसकी बुराई का फल मिल चुका है। अब आप जाकर विजय रंजन को कारागार से मुक्त करवाइए। जो आज्ञा देवराज।
चित्तरंजन उसी समय कारागार में विजय रंजन के पास पहुंचा और उसे मुक्त करवाया। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा कर दो, दुष्ट सर्वजीत के कहने में आकर मैंने आपका बहुत अपमान किया था। युवराज, वो घटना एक दुर्घटना थी और दुर्घटना को भूल जाना ही हितकर होता है। विजय रंजन को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। चित्तरंजन ने पुनः नौबतपुर का राजकाज संभाल लिया था। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।